हाँ तो भाई, कैसे हैं आप सभी? अच्छे? चलिए, जैसा कि आपको पता ही है, चैप्टर नंबर 40, ठीक है। फोर्टी मानव के प्रमुख एवं सामान्य रोग। तो चैप्टर नंबर 40 में कल जो हमने बात की थी वो अपने और इम्पोर्टेंट डिजीज के बारे में बात की थी, जैसे पोलियो है, रेबीज है, ठीक है। उनके बारे में कल हमने यहाँ पे बात की थी। और उसी क्रम में अगली जो नेक्स्ट डिजीज है वह है कनफेड, जिसको गल्स हुआ और इंग्लिश में मम्प्स बोल के चलते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट जो डिजीज हम पढ़ रहे हैं वो है कनफेड, जिसको गल्स हुआ बोलते हैं और इंग्लिश में बोला जाता है मम्प्स। तो देखते हैं क्या है ये डिजीज। सबसे पहले बात करें इसके हम रोग जनक की। एक मिनट। रोग जनक की यदि हम इसकी बात करें तो इसका रोग जनक होता है मम्प्स विषाणु, ठीक है। प्रभावित अंग है लार ग्रंथि, और वो भी स्पेशल कौन सी? पैरोटिड, ठीक है भाई, लार ग्रंथि। इसके रोग का नाम एपिडेमिक पेरिटिटिस। लक्षण की यदि हम बात करें, तेज बुखार, ठंड लगना, कान के पीछे दर्द होना, ठीक है। बचाव इसके वही है सेम। उपचार की मैं आपको बात बता देता हूं। हल्की गर्म पट्टी से सिकाई, ठीक है। तो देखिए भाई, यह जो हमारी डिजीज है जिसको मैं मम्प्स बोल के चल रहा हूं, यदि आपको याद हो तो जब मैंने चैप्टर नंबर आपका 22 कराया था पाचन तंत्र वाला, तो वहां पे हमने कुछ विशेष ग्रंथियों के बारे में बात की थी, लार ग्रंथियों के बारे में, है ना, जिसमें अधोजंब, अधोजिह्वा और पैरोटिड यानी कि कर्ण पूर्व ग्रंथि के बारे में हमने बात की थी, है ना। याद है ना आपको? सब लिंगुअल वगैरह और पैरोटिड ग्लैंड्स जो बात की थी ना। तो हमारी जो पैरोटिड ग्लैंड्स है ये लार ग्रंथि है, जिसको हम हिंदी में कर्ण पूर्व ग्रंथि बोल के चलते हैं। अर्थात यह ग्रंथि कानों के पास से होकर गुजरती है और हमारे गालों में आकर खुलती है। मतलब यहां से ऐसे आती है और यहां पे आके ओपन होती है ना, दांतों के पास यहां पर, है ना। हाँ, तो वह जो हमारी पैरोटिड ग्रंथि है उसमें अधिकतर क्या होता है, कई बार जो मम्प्स विषाणु है उसका संक्रमण हो जाता है, मम्प्स वायरस का। और जैसे ही आप सभी इससे परिचित हैं, आपने देखा होगा कि कई बार हमारे कान के जो पीछे का हिस्सा है, देखो यहाँ पे ऐसी एक गांठ सी बन जाती है ना। ये गाल जो है ऐसे फूल जाता है, आपने देखा है ना। पहले छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है ये ना,
अब तो नहीं होता, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें ये देखने को मिलता है। आपके भी हुआ होगा, हमारे भी होता था, मेरे तो हुआ था, मुझे याद है ना। ऐसे यहाँ पे ऐसे फूल जाते थे ना, कुप्पा से हो जाते ना। हाँ क्यों? यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड्स है, और यहाँ जैसे ही इन्फ्लामेशन हुआ मम्प्स वायरस का, तो हमारी जो पैरोटिड ग्लैंड्स है वो फूल जाती है। ठीक है, अब जैसे ही वो फूलती है ना, तो क्या होता है कि इस स्थान पर दर्द होने लगता है, बोला नहीं जाता, बोलते हैं तो दर्द होता है, खाना चबाते हैं तो दर्द होता है। ठीक है, हाँ, तो वही है भाई मम्प्स रोग, है ना, जिसको हम कन्फेड या गलसुआ बोलते हैं। आपने सुना होगा ना, कन्फेर हो गई है ऐसे सभी ने ना। और इसका इलाज भी करते थे ऐसे, वो जो होती है ना राख, राख जिसको बोलते हैं, राख का नाम आपने सुना होगा, राख। मतलब किसी भी प्लांट को जलाया जाए तो जो ब्लैक कलर का जो डस्ट है उसको हम राख बोलते हैं। ठीक है, तो उसको ना कई बार, जैसे मैं आपको बताऊं कि होलिका की जो राख होती है, मतलब होली को जहाँ जलाया जाता है, तो उस राख को यहाँ पे ऐसे लगाते हैं ना। मतलब एक, मैं ये कहूँ कि कोई देसी तरीका इलाज ऐसे ही है ना। वो क्या, थोड़ी गर्म होती थी, तो बस उससे वो सही हो जाती थी, है ना। तो मम्प्स वायरस ना, अब इसके बारे में आप समझ गए होंगे, ये एक ऐसी डिजीज है जिसके बारे में हम सभी परिचित हैं। तो आप याद रखना, उस डिजीज को हम मम्प्स बोलते हैं, जो कि एक विषाणु जनित रोग है। इससे प्रभावित अंग हमारी कौन है? लार ग्रंथि है, जिस मोस्टली पैरोटिड ग्रंथि, और कोई नहीं होती। और इस रोग का जो और नाम है वो है एपिडेमिक पेरिटिटिस। क्या नाम है इसका? एपिडेमिक पेरिटिटिस। लक्षण की मैं बात करूं तो तेज बुखार हो जाता है, ठंड भी लगती है, और कान और गले के पीछे, मतलब क्या है, गले में या कान के पीछे क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है। ठीक है, उपचार की मैं देखो, बचाव इसका वही है, दूसरे व्यक्तियों से संपर्क नहीं रखना चाहिए, है ना, क्योंकि संक्रामक रोग है, तो बचाव अपने वही एक दो चलेंगे। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं हर डिजीज में, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उपचार हमें क्या करना चाहिए कि या तो पानी, हल्का गर्म गुनगुना पानी जिसमें उसको डुबोकर और ऐसे सिकाई करनी है ना। और कई बार हम डायरेक्ट कपड़े से सिकाई करते हैं ना, ऐसे, याद है आपको, ऐसे सिकाई की जाती थी ना ऐसे। तो ये यही उसका उपचार है, मतलब एक देसी तरीके से अपने को। हाँ, और कई बार हम क्या कर सकते हैं, यदि दर्द हो रहा है ज़्यादा, तो हम वही अपनी एस्प्रिन की टैबलेट भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? एस्प्रिन की गोली भी ले सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये होता है भाई। तो आपको समझ में आ गया कन्फीड गलसुआ यानी कि मम्प्स रोग क्या है। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं एक और डिजीज जिससे वर्तमान समय में हम पीड़ित होंगे, है ना, और उसे बोलते हैं भाई जुकाम। सभी परिचित हैं इससे, जुकाम। इसका दूसरा नाम है इन्फ्लुएंजा, और वेरी वेरी मोस्ट मैं आपको बता दूं, इसको कॉमन कोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज आप जरूर याद रखना। नेक्स्ट जो डिजीज है, जो कि एक सामान्य बीमारी है और जिससे हम लगातार पीड़ित होते ही रहते हैं, वह है जुकाम, जिसको इन्फ्लुएंजा भी बोला जाता है, और सामान्य भाषा में हम उसको कॉमन कोल्ड बोलते हैं, यानी कि ठंड लगना, है ना, आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि कॉमन कोल्ड का रोग जनक, मतलब सामान्य ठंड लगना। सामान्य जो ठंड लगती है वो किससे होती है? ठीक है भाई। हाँ, तो देखिए, वही इसका रोग जनक की मैं बात करूं तो इसका रोग जनक वही है, या तो आप इन्फ्लुएंजा कह सकते हैं, या मैं इसको कह सकता हूं राइनो विषाणु, या इन्फ्लुएंजा विषाणु।
ठीक है भाई। हाँ, इन्फ्लुएंजा वायरस भी इसको बोल सकते हैं और राइनो वायरस भी बोल सकते हैं। प्रभावित अंग जो होता है इससे वो होता है श्वसन मार्ग, है ना। रोग का जो प्रसार है वो वायु, और वायु मतलब कैसे, छींकने से निकली द्रव बूंदें। लक्षण की मैं बात करूं तो ठंड लगना, सिर दर्द होना, 24 घंटे बाद ज्वर आना, हाथ पैर में दर्द होना। मतलब ये कॉमन है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है ना, हाथ पैर में दर्द होना। बचाव अपना वही है कि किसी भी दूसरे व्यक्ति से संपर्क नहीं रखना चाहिए, अपनी सारी चीज़ें जो हैं वो सेपरेट करनी चाहिए, ठीक है। तो ये है भाई हमारा नेक्स्ट रोग जिसको हम कॉमन कोल्ड यानी कि जुकाम बोल के चलते हैं। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि कौन से वायरस से होता है, तो राइनो वायरस या इन्फ्लुएंजा वायरस होता है जो हमारे अंदर कॉमन कोल्ड उत्पन्न करता है। यह विषाणु हमारे श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है। मतलब जो हमारी म्यूकस लेयर होती है, श्लेष्मा लेयर होती है, जो नासा मार्ग में जो श्लेष्मा लेयर है, यहाँ पे क्या है, सूजन आ जाती है जिससे म्यूकस बाहर निकलता रहता है। म्यूकस का मतलब है नाक से जो तरल पदार्थ बाहर निकलता है ना, वही म्यूकस है, ठीक है। छींकें आती रहती हैं, है ना। और एक मैं देसी तरीका आपको बता दूं जुकाम को हटाने का, कि जितनी बार आप छींकेंगे, जितना आप छींकेंगे उतना ही जल्दी आपका जुकाम भी सही होता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ज़्यादा छींकने से जो हमारा जुकाम है ना वो सही होता है, क्योंकि जो वायरस है वो बाहर निकलता जाता है ना, इन्फ्लामेशन है वो खत्म होता जाता है। अब छींकने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी व्यक्ति के पास जाकर और छींकते ही रहें जाके, है ना, अपने मतलब सेपरेट, समझ रहे ना, क्योंकि ये संक्रामक रोग है ना। क्योंकि इसका प्रसार किससे हो रहा है, वायु से। वायु से मतलब जब आप छींकेंगे तो छींकने से जो द्रव निकलती हैं, ड्रॉपलेट निकलती हैं, द्रव की बूंदें, द्रव की बूंदों को हम ड्रॉपलेट बोलते हैं। तो ड्रॉपलेट में क्या है, अपना वायरस है, तो वो वायरस वायु में फैलकर किसी भी दूसरे व्यक्ति को हो सकता है। तो इसलिए हमें बंद करके रूमाल से या किसी से भी हमें छींकना चाहिए, हाथ से वगैरह ना। अब हर समय रूमाल तो अवेलेबल नहीं होता ना। हाँ, लक्षण की बात करें तो ये आप जानते ही हैं, ठंड लगती है, सिर दर्द होता है, और 24 घंटे बाद बुखार भी आ जाता है, हाथ पैर में दर्द होता है। यदि किसी व्यक्ति को जुकाम ज़्यादा हो रहा है तो उसको, आपको पता है ना, थोड़ी बुखार की सी, हाँ बुखार की सी समस्या हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे मैं बुखार से पीड़ित हूँ, है ना। ये है, तो ये है हमारी नेक्स्ट डिजीज जिसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। और वैसे मैं आपको बताऊं कि रोग का प्रसार आप लार द्वारा भी, मतलब क्या है, जो हम खांसते हैं छींकते हैं उसमें लार भी होती है, तो लार भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, है ना, कि लार के माध्यम से और वायु के माध्यम से इसका क्या होता है, प्रसार होता है, किसका, इन्फ्लुएंजा का, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कॉमन कोल्ड की। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो डिजीज है वह है पीत ज्वर, जिसको पीलिया और इंग्लिश में जॉन्डिस बोला जाता है, ठीक है भाई, ध्यान से समझिए। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है पीलिया, जिसको जॉन्डिस बोला जाता है।
अच्छा, ये जो पीलिया है इसके रोगजनक की मैं बात करूं तो हेपेटाइटिस वायरस, हेपेटाइटिस वायरस। अच्छा, हेपेटाइटिस जिसको हम यकृत शोथ बोलते हैं, यह एक अलग से भी डिजीज है जिसको अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, है ना। और हेपेटाइटिस कई प्रकार का होता है, जिसमें हेपेटाइटिस ए जो है, ए, वह एक प्रकार का पीलिया है, मतलब जॉन्डिस है, ठीक है। तो इसका जो रोगजनक है वो हेपेटाइटिस वायरस वायरस होता है, पीलिया का, ठीक है। अच्छा, प्रसार की हम बात करें, इसके रोग के प्रसार की, तो वही कि यदि हम बात करें तो अशुद्ध भोजन व जल के द्वारा इसका प्रसार होता है। लक्षण की यदि हम बात करें, बुखार, सिर दर्द, मूर्छा, सुस्त रहना और यकृत कमजोर होना, हाथ पैर नाखून पीले पड़ना, मूत्र का रंग पीला, ठीक है। उपचार वगैरह की यदि हम बात करें तो कंप्लीट बेड रेस्ट और डॉक्टर से परामर्श। देखिए भाई, नेक्स्ट जो डिजीज हम पढ़ के चल रहे हैं वह है पीत ज्वर, जिसको हम पीलिया यानी कि जॉन्डिस बोल के चलते हैं। तो यह जो जॉन्डिस है इसका रोगजनक है हेपेटाइटिस वायरस। इसका जो प्रसार है वो अशुद्ध भोजन और जल के माध्यम से होता है। लक्षण की यदि हम बात करें तो बुखार रहता है, सिर दर्द रहता है, रोगी को मूर्छा मतलब बेहोशी सी आ जाती है, सुस्त रहता है और जो यकृत है वो कमजोर हो जाता है ना। मोस्टली इस डिजीज में क्या है, यकृत पर प्रभाव पड़ता है। जो हमारा बिलिरुबिन है ना, उसकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है इस रोग में ना, ठीक है। तो यकृत कमजोर हो जाता है, हाथ पैर नाखून जो है वो पीले पड़ जाते हैं और जो मूत्र का रंग है वो भी पीला हो जाता है। उपचार में विश्राम करना चाहिए और हमें डॉक्टर से उपयुक्त सलाह लेनी चाहिए, ठीक है। तो हालांकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, बिल्कुल भी एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ, बिल्कुल नहीं आपसे पूछा जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है और जिसको हम बोल के चलते हैं चेचक मसूरिका, और इंग्लिश में इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम स्मॉल पॉक्स बोल के चलते हैं। क्या बोल के चलते हैं? स्मॉल पॉक्स, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि आपने नाम सुना होगा छोटी माता और बड़ी माता का, सुना है आपने सभी ने नाम, है ना। हम जो बात कर रहे हैं वो चेचक डिजीज की कर रहे हैं जिससे हम सभी परिचित हैं। तो आपने इनका नाम सुना है, एक होती है छोटी माता और एक होती है बड़ी माता, होती है ना, है ना। तो आप कृपया करके यह जो स्मॉल पॉक्स है इसका मुझे नाम बताना कि ये छोटी माता है या बड़ी माता है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल आपको आंसर देना है इसका, ठीक है। और कल मैं आपको फिर इसका नाम बताऊंगा, समझ रहे हैं मेरी बात को, या फिर मैं ऐसा करूंगा कमेंट बॉक्स में ही इसका नाम लिख दूंगा आपके कमेंट देखने के बाद, ठीक है भाई। हाँ, तो आप बताना छोटी माता है ये कौन सी माता है ना। दोनों में से आपको बताना है छोटी माता बोलते हैं या बड़ी माता बोलते हैं, ठीक है। हाँ, बिल्कुल आपको जवाब देना है इसका। चलिए,
तो इसकी तो बात मैं अब बाद में ही करूंगा। चलिए अब देख लेते हैं क्या है चेचक मसूरिका। तो ध्यान से समझिए। रोगजनक, मैं आपको बता दूं कि आपके सिलेबस में इसके विषाणु का नाम नहीं दिया गया है, तो यदि पीडीएफ में भी नहीं लिखा हुआ है तो आप यहां नोट कर लेना, ठीक है। हाँ, तो इसका रोगजनक है वेरियोला विषाणु। वेरियोला विषाणु, ठीक है। क्या है? वेरियोला विषाणु, ठीक है, लिख लिया। चलिए प्रसार की मैं बात करूं, हालांकि नहीं दिया हुआ है फिर भी आप लिख लेना। प्रसार जो होता है घाव से निकला द्रव, ठीक है। यहां आपको लक्षण मोस्टली याद रखना है। तो लक्षण की मैं बात करूं तो वही सिर दर्द, बुखार, सुस्त रहना, है ना। इसी में संक्रमण के 3 दिन बाद त्वचा पर दाने निकलना, जिनमें द्रव भर जाता है, द्रव भर जाता है। कुछ दिन बाद द्रव का सूखना व दानों का पपड़ी के रूप में गिरना, ये इसके लक्षण होते हैं। उपचार की मैं बात करूं तो पेनिसिलिन, सल्फर की औषधि और घावों को लाल दवा से साफ करें। दिख रहा है आपको यहां तक? देखिए स्मॉल पॉक्स, जिसको हम चेचक या मसूरिका बोल के चलते हैं, इसकी हम बात करें, आपने देखा भी होगा हमारे चेचक बहुत होता है, लेकिन वर्तमान समय में WHO की दृष्टि से इसको संपूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया है। लेकिन कई बार ये फिर भी हो जाता है ना, वैसे हम इसको नष्ट ही मानते हैं, अब नहीं होता है ये। तो इसका जो रोगजनक है वो है वेरियोला विषाणु। क्या है? वेरियोला विषाणु। इसका जो प्रसार होता है, मतलब घाव से निकला हुआ द्रव, जो दाने बनते हैं ना उनमें जो द्रव भर जाता है तो फूटता है, तो द्रव दूसरी जगह जाता है तो वहां भी दाने बन जाते हैं, मतलब ऐसे इसका प्रसार होता है। लक्षण की हम बात करें तो सिर दर्द रहता है, बुखार रहता है, सुस्त रहता है, और ये मोस्ट लक्षण है अब कि संक्रमण हो जाता है तो उसके 3 दिन बाद उस व्यक्ति की त्वचा पर छोटे छोटे दाने निकलते हैं। और सबसे पहले जो दाने निकलते हैं ना वो हाथ पर और मुंह पर, मुंह पर सबसे पहले देखे जाते हैं। हाथ पर और मुंह पर ये दाने पहले निकलते हैं, उसके बाद शरीर के अन्य अंगों में भी ये दाने निकलने लगते हैं। कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद ही उनमें द्रव बढ़ जाता है, मतलब वो फूल जाते हैं, घाव से बन जाते हैं और फिर वो फूटना प्रारंभ करते हैं, है ना। तो कुछ दिन बाद क्या है, द्रव सूख जाता है, तो जो हमारे दाने बने थे वो झड़ने लग जाते हैं और उनके स्पॉट जो हैं वो हमारी त्वचा पर रह जाते हैं, ठीक है। तो ये डिजीज है भाई अपनी स्मॉल पॉक्स। उपचार की यदि हम बात करें तो जो हमारे घाव हैं उनको में अच्छी तरीके से लाल दवा से धोना चाहिए, और पेनिसिलिन और सल्फर की जो औषधियाँ हैं
वो भी इसमें प्रभावी मानी जाती हैं। कई बार ये डिजीज हो जाने पर हम क्या है, देसी तरीके से अपना इलाज करते हैं, हालांकि वो भी सही है, लेकिन इसका क्या है, ऐसा बोलते हैं कि इसका मेडिकल इलाज नहीं है, ऐसे गांव में बोला जाता है। लेकिन भाई इसका ना परमानेंट इलाज है मेडिकल में, है ना। आप हॉस्पिटल जाएंगे तो इंजेक्शंस वगैरह वहाँ पे लगाए जाते हैं, जिनसे आसानी से और जल्दी सही हो जाते हैं, ठीक है। और हम कहीं झाड़ फूंक कराने जाते हैं, इसे निकल आती है तब जाते हैं ना, देखो इसमें टाइम लगता है, ये अपने आप सही हो जाती है, टाइम होता है इसमें ना, समझ रहे आप मेरी बात को। हाँ, और इसको माता बोलते हैं कि माता निकल आई। भाई माता निकल आने का मतलब है कि ये जो डिजीज है ना, ये जो संक्रमण है वो उस समय फैलता है जिस समय जो एक त्योहार आता है, बास्योड़ा बोलते हैं जिसको, है ना। तो उसमें हाँ सॉरी, शीतला माता की जो पूजा की जाती है, शीतला माता की, इसको बास्योड़ा बोलते हैं ना सामान्य भाषा में। तो शीतला माता की जब पूजा की जाती है, शायद होली के समय की जाती है क्या, हाँ उसी समय की जाती है। तो उस समय क्या है, इसका मतलब संक्रमण होता है ज़्यादा, तो हम ऐसे शुरुआत से चली आ रही है, हाँ भाई जो माता है उसका ये प्रकोप है ना, ऐसे। चलिए, तो ये आपको बात समझ में आ गई स्मॉल पॉक्स की। इसका नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वही मैं इसका आपको रिप्लाई भी करूँगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आज के लिए केवल हम यही 2-3 डिजीज पढ़ने वाले हैं, बाकी कल बात करेंगे, ठीक है।